जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज जरा हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जरा मुख्तलिफ है। आप मेरे दाईं जानब एक शख्सियत देख रहे हैं, राना इब्रार खालिद, जिन्होंने तोशा खाना रेफरेंस जो भी मामलात हुए तोशा खाना के हवाले से सबसे पहले ये वो जय्यद सहाफ़ी हैं जो सामने लेके आए। लेकिन राना इब्रार खालिद यहाँ पे रुके नहीं है। इससे बड़ी खबर आप ये कहें कि बम फोड़ने लगे हैं राना इब्रार खालिद, और वो बम जो है उसकी एक झलक हम आपको अपने इस वीलॉग में दिखाएंगे और राना साहब से पूछेंगे। और राना साहब अब अरबों डॉलर का स्कैंडल सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कैंडल है, कहाँ गए पैसे, और राना साहब साथ हमें यह भी बताएंगे कि वो कौन से तहखाने हैं जहां पे डॉलर छुपे हुए हैं। 5 तहखाने हैं, उनके बारे में भी कुछ राना साहब से पूछेंगे। और ये जो एकदम डॉलरों की कैद साली पड़ गई है, डॉलरों की कैद साली क्यों पड़ी है, इसके पीछे कौन से वो नेटवर्क हैं और इसमें क्या क्या खाजे हैं पीजे हैं, वो सारा कुछ राना साहब बताएंगे। और मैं ये आपको बात बता रहा हूं कि जो आप पहले स्कैंडल देख चुके हैं वो स्कैंडल इसके सामने आटे में नमक के बराबर है जो अभी राना साहब स्कैंडल जो है वो लाने वाले हैं। तो सबसे पहले राना साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है राना साहब, क्या स्कैंडल ला रहे हैं? हम सुना कोई अरबों खरबों डॉलर आप सामने लेके आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है कि वो डिफॉल्ट कर जाए अचानक। यार ये 22 करोड़ लोगों का जीता जागता मुल्क है, इसका बहुत बड़ा डिस्पोरा है जो 32 अरब डॉलर सालाना रेमिटेंसेस भेजते हैं। इसके अलावा भी लोग हुंडी हवाला के जरिए भी भेजते होते हैं। 1 करोड़ बंदे बाहर हैं। जी तकरीबन 1 करोड़ बंदा बाहर है। हमारा बहुत बड़ा, हमारे मुल्क की साइज के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा डिस्पोरा पाकिस्तान का है। अच्छा। जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, रात दिन मेहनत मुशक्कत करते हैं, वो डॉलर भेजते हैं, पाउंड भेजते हैं। लेकिन हुआ ये है कि ये अचानक 4-6 महीने के अंदर पाकिस्तान में डॉलर गायब हो गए हैं। डॉलरों की खुशहाली होगी, इसको लिक्विडिटी इशू कहते हैं मईशत की जबान में। तो मैंने जब इसमें स्टेट बैंक का रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे इसमें काफी सारे लूप होल नजर आए हैं। लूप होल इस तरह से नजर आए, पिछले 4 साल में पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा आया है, इनफ्लोज बहुत ज्यादा है और आउटफ्लो बहुत कम है। ठीक है। और खास तौर पर आप जानते हैं जब कोविड रहा, 2 साल लॉकडाउन रहा, दुनिया की मईशत भी लाख रही, तो उस दौरान हमारी इंपोर्ट्स नहीं थी क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं मंगवाई, इंपोर्ट्स जीरो हो गई। जी सबसे बड़ा हमारा जो बिल होता है जिसमें हम डॉलर खर्च करते हैं वो तेल का होता है। ठीक है। तो तेल का होता है, लेकिन उस दौर में आपको पता है कि तेल $20 का बैरल मिल रहा था। हाँ बिल्कुल सस्ता हो गया था। ठीक है। तो सावधान हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाना चाहिए, वो भी और बाकी चीजें वैसे हम नहीं मंगवा रहे, लेकिन हमारे रेमिटेंस उसी तरह आ रहे थे, बल्कि पहले से ज्यादा आ रहे थे। तो ये सारी चीजें जब देखी मैंने तो मुझे लगा कि इसमें गैर मुल्की करेंसी की आमद और यहां से रवानगी में मतलब आउटफ्लोज में बहुत बड़ा मुझे डिफरेंस नजर आया। तो मैंने गवर्नर स्टेट बैंक को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत एक आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी जिसमें मैंने 10 सवाल पूछे हैं। अच्छा, अब क्या रुकते हैं राना साहब, देखने वालों को अब बात राणा साहब का कहना ये कि डॉलर जो है बाहर से बहुत ज्यादा आ रहे थे और यहां से कम जा रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि डॉलर गायब हो गए? यानी अगर जितने आ रहे थे इतने ही उससे ज्यादा बाहर जाते, इसका मतलब है कि वो डॉलर जनाब डॉलर की कैद पड़ गई, खुशी साली पड़ गई, डॉलर की कैद साली पड़ गई। अच्छा राणा साहब, उन तुसा ने पूछा थानू 10 दिन की मेरी कोशिश है, अगर नहीं बताते तो फिर आप वो तो खाने वाला काम इनके साथ। मैंने गवर्नर स्टेट बैंक साहब को, जमील साहब मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनको आज कॉल भी की, उनसे बात नहीं हो सकी। मैंने मैसेज छोड़ा है कि इब्राहिम मेहरबानी ये आरटीआई रिक्वेस्ट है, इसकी आप तफसीलात प्रोवाइड कर दें। ठीक है। आप रेगुलेटर हैं, आप तमाम बैंकों को, आप तमाम फाइनेंशियल सेक्टर पूरे को रेगुलेट करते हैं। कोई भी एक कब से कब तक आपने मांगी है ये डिटेल? मैंने 18 अगस्त 2018 से, जब इमरान खान जब पीटीआई की हुकूमत जिस दिन फार्म हुई वो खान साहब जब बड़े दावे करते हैं कि हमारे दौर में तो गैर ममालिक के जनाब इतने पैसे डॉलर भेज दिया, और जनाब 31 दिसंबर 2022 तक, ताकि कोई ये ना कहे कि किसी को विक्टिम बनाना मकसूद है। अच्छा राणा साहब इमरान खान पीछे लगे हुए एक कोई लाख के। हाँ, ये जो इत्तेहादी हुकूमत शहबाज शरीफ दौर भी इसमें शामिल। मैंने तमाम कैटेगरीज में जो
पैसा बाहर से आता है या पाकिस्तान से बाहर जाता है, तमाम कैटेगरीज में, चाहे वो इंपोर्ट्स हों, वो रेमिटेंसेज हों, वो ग्रांट्स, वो डॉलर जैसे भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, मतलब नहीं डॉलर नहीं, पूरी गैर मुल्की। अच्छा, उसमें पाउंड भी, उसमें रियाल हो गया, दिरहम हो गए, तमाम का मैंने मांगा है और मंथ वाइज मांगा है। अच्छा, हर महीने के कितने आ रहे थे, वैसे हमें बताते हैं ना, इस महीने 3 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तानियों ने भिजवाए, मतलब वो तो तरसीलात है ना, तरसीलात, इसी तरह सब चीजों का। तो मैं आपको सही अपने हो एक सिराजी साहब, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि वो बड़ी होशरुबा इंफॉर्मेशन है। एक होते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये 1993 में शुरू हुए थे, 1992-93। ठीक है, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, तो वो ये था कि मईशत खोली गई थी और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसके तहत फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले गए थे और स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर, उससे अप्रूवल लिए बगैर आप जितना पैसा चाहे मुल्क से बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी अकाउंट, जी, फॉरेन करेंसी अकाउंट से पाकिस्तान से 180 अरब डॉलर बाहर भिजवाया गया है। कब से कब तक? ये थोड़ा सा इसमें एम्बिग्विटी है, लेकिन ये एक फिगर जो आपके पास यही बात मैंने पूछा है गवर्नर स्टेट बैंक से, आप 180 अरब डॉलर, आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बताएं कि ये कब से कब तक 180 अरब डॉलर क्या है। और इसके अलावा शादी ये है कि आप कुछ आवाजें सुन रहे हैं पिछले 1-2 महीनों से, ऐसे ताली बजा रहे हूं जैसे कल ईद हो, खुशी मनानी है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। जिस तरीके से, जिस अंदाज में, जिस शब्दोमत के साथ डिफॉल्ट की जो है बदखबरी को खुशखबरी के अंदाज में पेश किया जा रहा है, तो इससे अंदाजा होता है कि कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। उससे उनको क्या फायदा होगा? वैसे उनसे उन्होंने डॉलर उन्होंने तो बल्कि शायद मुझे लगता है कि डिफॉल्ट का कोई असबाब भी पैदा किए हैं। मैं आपको आज कहता हूं, मेरे सोर्सेज सिक्योरिटीज एजेंसीज, अच्छा, के सोर्सेज है, सिविल सिक्योरिटीज एजेंसी के सोर्सेज है, ये भी मैं बता दूं। अगर 2 इदारे FIA और नैब इस्लामाबाद के राणा साहब वो तो स्टोरी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ मैं स्टोरी जानदा बड़े आराम नाल आहिस्ता मजे लेके मैं स्टोरी सुनागा। जी बिल्कुल ठीक। ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ कि इस्लामाबाद ਵਿੱਚ 5 ऐसे इलाके, 5 ऐसे गोदाम हैं, 5 ऐसी जगह हैं, नहीं खुफिया तहखाने हैं जहां पे डॉलरों के ढेर लगे हुए, जहां पर डॉलरों के ढेर लगे हुए हैं। अब हमें भी कुछ इस हवाले से, और मैं आपको बताऊं कि थी, सुने ना, मेरे एक दोस्त ने एक खजाना देखा है अपनी आंखों से। अच्छा, और उसको आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया उस जगह पर। अच्छा, कोई उसने लेन देन का वो बहाना बनाया, हाँ, कि मैं आपके साथ कोई अंदाजा है हमें कि उस दोस्त को किस जगह ले जाया गया। ठीक है, क्योंकि उसमें यह था कि आजकल टेक्निकल वो है ना, तो हमने थोड़ा सा उसके जेब में मोबाइल था। खतरे क्यों पा रहे हो? तो पता लग गया, जिस टावर पर जाकर मोबाइल स्टे कर गया, उस टावर का हमें पता चल गया कि वो राणा जी गल्ला दसो। मैं आपको बता रहा था। अच्छा, वो कितने अप्रॉक्सीमेटली उस दोस्त ने जो देखा है वो जो है तहखाना है, बेसमेंट है, बहुत बड़ा बेसमेंट है, मतलब है कि 20 बाई 30 का जरूर होगा। अच्छा, वहां पर फिर तो हाल सब लोहे की, स्टील की सेफ अलमारियां जो होती हैं, जो वो बटनों से उस कॉम्बिनेशन मिलाकर खोली जाती है, अंग्रेजी फिल्मों में आते हैं। वो अलमारियां थी और उनमें इतने डॉलर, पाउंड, यूरो, दिरहम और रियाल थे कि वो हैरान रह गया कि यार इतना बड़ा खजाना पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। महदूद अंदाजे के मुताबिक अगर वो 1 अरब नहीं था, 1 अरब डॉलर के इक्वल, तो आधा जरूर होगा, 50 करोड़ डॉलर। मतलब असी नक रगड़ी जा रहे हैं IMF के
और इतने अच्छा थोड़ा सा कोई सियासी लोग हैं या कोई मतलब थोड़ा हम तो सब दस दिता वो दोस्त सारी कहानी पाकिस्तान ये होती है, पूरी दुनिया में चलती है पॉलिटिकल इकॉनमी। हाँ, तो पॉलिटिकल इकॉनमी जब हम कहते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है कि सियासी लोग होते हैं जो इकॉनमी टाइकून बन जाते हैं, पैसा कमाकर बिजनेसमैन बन जाते हैं मतलब और बिजनेसमैन होते हैं जो पैसे के बलबूते पर सियासत को खरीद लेते हैं। ठीक, ये दोनों तरह के लोग होते हैं। ये तो मुझे कुछ इशारे समझ ले आपने, ये दोनों तरह के लोग होते हैं कि जब पैसा आ जाता है तो अब वो मोत साहब ये आपने एक बहुत बड़ी खबर दे दिया। मैं आज तो अगर पंजा चो 3 भी बरामद हो जाए, मैं कहता हूं कि अगर 5 तहखाने जो हैं जो डारों पाउंडों रियालों से भरे हुए हैं, इस्लामाबाद में 5 तहखाने डारों इस्लामाबाद की हदूद में हैं, अगर इन पर छापा मारा जाए, और मैं DGFIA साहब को ये कहूंगा कि आपको कानून नहीं रोकता। जहां हम जैसे गरीब गुरबा के पास अगर कोई $2000 किसी के पास पड़ा है तो उस पर आप छापा नहीं मार सकते, क्योंकि $2000 का तो बंदा जस्टिफिकेशन दे सकता है। लेकिन अगर और तले भरे अगर जो है $1 मिलियन है किसी के घर में रखा हुआ है तो आप छापा मारने के मजाज हैं, क्योंकि वो उसको मनी ट्रेल देनी होगी, उसको अपने सोर्स ऑफ इनकम बताने होंगे कि गोदाम फाद लगे मिसाल दे तौर पे तो मतलब जितना CIM के नक रगड़ते पे उसना ज्यादा शाजी मैं तो दसा कि अगर 3 गोदाम तुसी फाड़ लेंदे हो ना तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट का खतरा तो ये टल ही जाएगा। 1/3 गैर मुल्की कर्जा हम जो तकरीबन $115 अरब का कर्जा है पाकिस्तान पर, गैर मुल्की कर्जा 115 से 20 अरब $, 1/3 आपका अदा हो जाएगा। राणा साहब अगर एक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदार साफी राणा इब्राहिम खालिद, मेरी बात सुने, अगर 1/3 कर्जा आप 1 महीने के अंदर अदा कर देते हो, वापस कर देते हो, अगले दिन आपका रुपया इतना मजबूत होगा कि $100 100 पर आ जाएगा। राणा साहब ये कह रहे हैं जनाब, तकरीबन वो बता रहे हैं कि ये जो राणा साहब हमें फिगर दे रहे हैं ना, उसके मुताबिक 39 अरब जो है वो पाकिस्तान के 5 गोदामों में पड़े हुए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद। अच्छा, सवाल ये है जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारे डरते हैं कि जी इसकी कदगन नहीं है। और जनाब कदगन नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर किसी के पास $1 मिलियन है, किसी के पास 2 मिलियन या $10 मिलियन है, तो आपका कानून एक्ट आपको ऑथोराइज करता है कि इतनी बड़ी दौलत के ऊपर आप छापा मार सकते हैं। देखने वाले जो देख रहे हैं उनके जहन में एक बात जाएगी कि एक बंदे के पास इतने डॉलर हैं या कुछ लोगों के पास मिला के एक गोदाम उन्होंने लिए, तो वो इस्लामाबाद में क्यों रखेंगे? वो कहीं अफगानिस्तान मुंतकिल कर दें, वो कहीं कराची कबायली इलाके। इसकी बहुत बड़ी वजह है शादी, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जी ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये फला है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जितना मुनाफा पाकिस्तान में कमाया जा सकता है इतना दुनिया के किसी मुल्क में नहीं कमाया जा सकता। अभी आप आटे पर देख रहे हैं ना, आटे का बोरान क्या बोरान है? क्या बोरान है? नहीं, बोरान वो होता है जब किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो कीमत बढ़ जाती है। मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों से यह सवाल करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि किसी शहर, किसी गली मोहल्ले में आटे की शॉर्टेज है? दुकानें भरी हुई है आटे की, बस रेट हाई हो गया। रेट हाई हो गया। अच्छा, रेट क्यों हाई हो गया है? फ्लोर मिले या चक्की वाले गंदम लेते हैं गवर्नमेंट से, सूबाई गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट पास्को से, और गवर्नमेंट का रेट जो है गंदम का सप्लाई का वो 2500 रुपए मन से कम है। अगर हम 2500 रुपए मन भी इसको मान ले तो ये 62 रुपए किलो बनता है। 62 रुपए किलो गंदम लेकर मिल वाला बेच रहा है 150 रुपए, 2500 रुपए का 15 किलो का थैला बेच रहा है, ये 166 रुपए किलो बनता है आटा। 62 रुपए गंदम लेकर गवर्नमेंट से 166 रुपए का किलो आटे का बेच रहा है, कोई उस मिल वाले को पूछने वाला नहीं है। शायद अमेरिका में इतना मुनाफा है क्या? अमेरिका में 62 रुपए का। अच्छा रान साहब, पीछे बात तो इसीलिए इन्होंने पैसे रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि कमाई पाकिस्तान के अंदर है, ऐश पाकिस्तान से पहले है। अयाशियां वहां करते हैं लेकिन लूटते पाकिस्तान के अंदर है।
लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि राना इब्रार खालिद एक्टिव हो गया और राना साहब क्या ख्याल है, कोई पकड़ा जाएगा ये जो 5 गोदाम, मेरी सुई उठी गड़ी कोई 5 गोदाम थे भाई जनाब, जानते तो राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, वजीर दाखिला जानते हैं कि वो 5 गोदाम कहाँ पे हैं और किसके हैं? अगर स्पेसिफिकली नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी गैर मुल्की करेंसी डंप की गई है। मैं राना साहब से यह भी कहूंगा, राना साहब, एक और भी बेसमेंट है पिशावर से इस्लामाबाद के दरमियान मोटरवे से 1 किलोमीटर हटकर, उसको भी देख ले। इस्लामाबाद के करीब या नहीं, पिशावर और इस्लामाबाद के दरमियान तकरीबन, ठीक है, मोटरवे से 1 या 1.5 किलोमीटर हटकर एक बेसमेंट है, उसमें सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। अगर जुर्रत कर सकते हैं तो छापा मारे, कन्फिस्केट करें, पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। ये हमें जो कहानियां बताई जा रही है ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, चूहा नहीं चूहे लगे हुए हैं जो दाना खा रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो ब्लीडिंग हो रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जब तक उसको नहीं रोकेंगे हमें नाक रगड़ना पड़ता है। कभी हम IMF के पांव में पड़े होते हैं, कभी हम वर्ल्ड बैंक के पांव में पड़े होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का कानून नाफिज करने वाला एक कोई इदारा बड़ा अस्करी आपसे राब्ता करता है, नहीं, अस्करी इदारों का ये काम नहीं है। सुने तो सही ना, या कोई सिविल इदारा आपसे राब्ता करता है, किरान साहब सानू ओ जा पिन पॉइंट कर, उसका वैसे कहते नहीं 20% तो उस बंदे को भी लगता ना, मुझे 20% नहीं चाहिए। अच्छा वैसे क्या मैं राना सनाउल्लाह साहब को मेरे अजीज हैं, मैं उनको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये खबर मुझे, ये इंफॉर्मेशन मुझे आपके मातहत एक इदारे के सोर्सेज से मिली है। आपके मातहत इदारे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कहां पर क्या डंप किया गया है। बराए मेहरबानी अपने इदारों को एक्टिव करें, उनके सर पर हाथ रखें, उनको ताकत दें, क्योंकि पाकिस्तान में शायद ये होता है कि कोई ऑफिसर अगर सार फिरा आ जाता है, वो कुछ कर लेता है, कोई एक्शन ले भी लेता है, तो उसके खिलाफ इतनी इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं कि उसकी नस्लें याद हैं। ये हमने राना साहब के साथ थोड़ा सा मामला बात हम उस पर कर रहे थे, लेकिन ये राना साहब ने जो तफसीलात दी हैं बड़ी हैरान कुन है, आप भी सुन के बड़े परेशान हुए होंगे और मैं भी यकीनी तौर पर, हमारे पास कुछ इतला थी लेकिन एडी वड्डियां नहीं सी, जड़ा राना साहब जिमें गोदाम दस रहे ना, तो राना साहब फिर ये भी बता रहे हैं कि उन्हें ये भी पता है कि कौन कौन है, इधर उधर, वो कहानी लंबी है, कोई जान कहानी लंबी है। भारत देखते हैं राना साहब इसको कहां पे लेके जाते हैं, क्योंकि एक चीज मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं, मेरा राना साहब के साथ बड़ा पुराना तल्लुक है। क्यों राना साहब जिस कमे पीछे लग जाना भाईजान, और ये मैं आप बता रहा हूं कि जब मैंने तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो मुझे कई कुलीग दोस्त कहते थे, यार तो क्या पागलपन में पड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें क्या। पाकिस्तान के एक बड़े साथी जो आपके भी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था ये कुछ नहीं मिलेगा, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं, इसमें इस पर काम कर चुका हूं। मैंने कहा सर, वो मेरे भी अजीज हैं, बड़े भाई हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं। मैंने कहा था सर आप देखना कि इसमें से जिन निकलेगा। मेरे ये अल्फाज थे कि तोशा खाना में से जिन निकलेगा, और इसमें से क्या निकलेगा जो भी आपका, इसमें से भूत निकलेगा। जी, भूत का वेट करें राना साहब। आप देख लेना कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल बनेगा कि किस तरीके से गैर मुल्की करेंसी चुराई गई, कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए गए। और ये एक और मैं बात बता दूं कि ये जो सरमाया है ना, पाकिस्तान के इलेक्शनों में भी यूज होता है। चलें जी, ये इस पे हम अगले राउंड में राना साहब से फिर किसी दिन बैठेंगे। और आज आपने चीखती चुलबुलाती और खनखनाती खबरें सुन ली। अब तक लिए इतनी, अपने होस्ट सैयद दाऊद शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।